हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन है और मैं एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए रहेगी, जिसमें मैं ज्योग्राफ़ी कवर करूँगा। और इसमें 3 पार्ट रहेंगे जो कि फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी रहेगी, वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी रहेगी और इंडियन ज्योग्राफ़ी रहेगी। ये तीनों सीरीज़ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, उनके लिए बहुत यूज़फुल है। इससे आप प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को कर सकते हैं और आपको बहुत इसमें हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, क्योंकि इसमें हम बहुत डीपली जाने वाले हैं। जितना हमारा एग्ज़ाम रेलेवेंट रहेगा और जितना हमको उसमें एक बेसिक से एक बहुत हाई लेवल तक के कोशिश करेंगे जाने की इसमें। और मेरा ये सीरीज़ चालू करने का मोटिवेशन ही यही रहा कि हम एक ऐसी सीरीज़ चालू करें जो हमको पेड कोर्सेज में नॉर्मली नहीं मिलती है। यूट्यूब में है, बहुत सारी क्लासेस हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस है। बट ये है कि मैं अपने तरीके से अपने तौर पे कोशिश करना चाहता हूँ कि एक ऐसी सीरीज़ प्रोवाइड कर सकूँ जिसके बाद एक बार वो देखने के बाद, एक बार उसको पूरा फॉलो करने के बाद, पूरे थरोली उसको अच्छे से करने के बाद हमको पर्टिकुलर इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट में तो हमको ज़्यादा कि मल्टीपल ऑप्शंस में ना जाना पड़े कि ये वीडियो देखना, वो वीडियो देखना। बुक्स तो हमको पढ़नी पड़ेंगी, जिसके रेलेवेंट बुक्स रहेगी, एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी जिसकी रेलेवेंट एनसीईआरटी है। दैट यू फॉर एग्जांपल दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6, 7, 8। आप एक बार उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, उससे आपका थोड़ा बेस मजबूत होगा। जैसे कि आपने कभी एनसीईआरटी बहुत पहले पढ़ी हो तो उसको एक रिवाइज हो जाएगा उसको, क्योंकि हम यूजुअली स्कूल जब 6, 7, 8 में पढ़ते हैं तो वो इतना थरोली ध्यान से निकल जाती है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट आगे भी रहते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि द अर्थ ऑफ आवर हैबिटेट है, आवर इन्वायरमेंट है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। ये एलिमेंट्री लेवल की कुछ बुक्स है, ये एनसीईआरटीज़ हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर थोड़ा हम एक 9th और 10th की भी हमको थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है, कि थोड़ा सा और लेवल हमारा इंक्रीज़ करेगा, जिसमें कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया है पार्ट 1, कंटेम्प्रेरी पार्ट 2, कंटेम्प्रेरी पार्ट 2 है इंडिया का। देन कुछ इंपॉर्टेंट्स बुक्स हैं जो आपको, जिसके लिए आपको बहुत अच्छी थरोली पढ़ना पड़ेगा। एक है फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी है क्लास 11th की। ये एक्चुअली क्या है, ये किताब बहुत टफ़ है, एनसीईआरटी ये टफ़ है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। हम इस सीरीज़ से इसी किताब को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें वर्ड टू वन, लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जिसने ये किताब समझ ली, जिसने ये बुक समझ ली, तो इस एनसीईआरटी को समझ ली, तो उसको डिफ़िकल्टीज नहीं जाएगी प्रॉब्लम, मतलब कि जो एमसीक्यू सॉल्व करने में और मेंस के आंसर लिखने में। उसके बाद अगर आप कोई पर्टिकुलर राइटर की बुक भी उठाते हो पढ़ने के लिए तो आपको ईज़िली समझ में जाएगी वो। तो जो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो पूरा बेस है जिसमें प्रीलिम्स का और मेंस का, वो है फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी जो क्लास 11th की है। और एक और बुक है फिज़िकल इन्वायरमेंट इंडिया की, ये भी 11th क्लास की है, तो सेकंड बुक है ये। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पढ़िए इसको और अच्छे से हम इसको कोशिश करते हैं कि जितने अच्छे से हो सकेगा उतने अच्छे से ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं होप करता हूँ कि आपको वो इतनी हेल्पफुल होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली ये जो कोर्स है ये यूपीएससी सीएसई के लिए है, फिज़िकल ज्योग्राफी कोर्स है ये। मेरा नाम सचिन खंगार है और ये लेक्चर 1 है। ये केवल आउटलाइन और बेसिक ज्योग्राफी के लिए है, क्योंकि हम आज हमारी पहली क्लास है तो हम ये कोशिश करेंगे कि मैं आपको उसका आउटलाइनिंग दूँ और जो बेसिक ज्योग्राफी है, जो एक एलिमेंट्री लेवल की जो ज्योग्राफी है, हम उसको पहले कोशिश करते हैं कि जानने की ये कि ज्योग्राफी है क्या। तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया इसके 3 पार्ट्स होंगे, फिज़िकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। तो हम आज फिज़िकल ज्योग्राफी करेंगे, हम कुछ लेक्चर्स इसके फिज़िकल ज्योग्राफी के करेंगे। जब तक ये लेक्चर्स हमारे होंगे कंप्लीट तो हम इतने इतने कैपेबल हो गए होंगे कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़ सकें और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकें, क्योंकि फिज़िकल ज्योग्राफी को नॉर्मली बेस माना जाता है। अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी जाना है तो आपको पहले फिज़िकल ज्योग्राफी उसकी पूरे एक पूरा मसौदा पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी में है क्या। कल को मैं आपको किसी माउंटेन के बारे में बताऊं, किसी वैली के बारे में बताऊं कहीं की, या फिर किसी रिवर के बारे में बताऊं
कि वहाँ का ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, वर्ल्ड का ये फलाना ऐसा ऐसा है, रॉकीज़ माउंटेन किधर है, ये फोल्ड माउंटेन से कि कैसा है। तो आपको उसके लिए पहले फिजिकल ज्योग्राफी जानना ज़रूरी है कि फोल्ड माउंटेन बने कैसे, उसको फोल्ड माउंटेन कहा कैसे जाता है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, डिफाइनिंग ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी है क्या? हमें बहुत सारी डेफिनेशंस मिलती हैं। हम बचपन से क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, कुछ स्कूल्स में पढ़ते आ रहे हैं कि डेफिनेशन सो एंड सो, मतलब ज्योग्राफी सो एंड सो, इसकी डेफिनेशन ये है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है ज्योग्राफी की वो ये है। पहले हम डेफिनेशन करते हैं। सिंपल सी ज्योग्राफी की डेफिनेशन ये है, द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी, द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। हम अगर सरफेस की स्टडी करते हैं अर्थ की तो उसको ज्योग्राफी कहते हैं। बट ये अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसमें हम एक चीज़ और ऐड करते हैं, एज होम टू मैन। स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ एज होम टू मैन इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन कहा जाएगी इसको। आप इसको कह सकते हैं कि कंप्लीट डेफिनेशन तो नहीं है, मगर एक बेसिक डेफिनेशन यही है। हिंदी में उसको कैसे कहेंगे? मानव के आवास के रूप में पृथ्वी की सतह का अध्ययन भूगोल कहलाता है। मानव के आवास के रूप में पृथ्वी की सतह का अध्ययन भूगोल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई भाई साहब है या बहन जी हैं, ये मैंने कोई खड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये किस में खड़ा हुआ है? लिथोस्फीयर में, ठीक है? अब इसको ये अर्थ सरफेस है, ये पूरा अर्थ सरफेस है, तो ये अर्थ सरफेस में खड़ा हुआ है, तो ये लिथोस्फीयर में खड़ा, जो सरफेस है ये अर्थ सरफेस है, ये स्थल है, स्थल मंडल। स्थल मंडल। अब ये अगर ये अर्थ में तो उसको ऑक्सीजन भी चाहिए रहेगी, तो ये एटमॉस्फेयर है, जो गैसेस भी रहेंगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, नाइट्रोजन है, ये हो गया एटमॉस्फेयर इसका, एटमॉस्फेयर। अब ये अर्थ है, तो यहाँ पर एक बेसिक चीज़ है जो जिसके बिना रहा नहीं जा सकता, वो है, वैसे रहा तो किसी चीज़ के बिना नहीं जा सकता, ना बिना सांस लिए रहा जा सकता है, बट ये है हाइड्रोस्फीयर। बट 70% ये अपना अर्थ में हाइड्रोस्फीयर। अब ये है बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जिसको कहेंगे जैव मंडल। दिस अलोन इज ज्योग्राफी। कहने का मतलब ये सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में ये है कि हम किसी भी जगह का एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर पढ़ते हैं तो इसको ही ज्योग्राफी कहते हैं। एक होती जियोलॉजी, है ना, जैसे कि ये होगी ज्योग्राफी। अब हम आगे देखते हैं जियोलॉजी क्या होता है। ये अर्थ सरफेस है, ये कोई पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट हुआ है। तो जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को अगर हम स्टडी करते हैं तो वो जियोलॉजी से स्टडी करते हैं, है ना, उसके स्टडी को जियोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करते हैं। और
जिसको कहा जाता है वो साइंस है, मतलब वेयर साइंस इज जियोलॉजी, जियोलॉजी, और जो ज्योग्राफी है वो सोशल साइंस है, राइट। अब जैसे कि यूरोप है, यूरोप का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ब्रॉड लीव्स है, ब्रॉड लीव डेसीडियस है। अब आप आज जाओगे अगर यूरोप, तो आपको वहाँ पर ऐसा कोई ब्रॉड लीव डेसीडियस फॉरेस्ट नहीं मिलेगा वहाँ पर। उसका कुछ रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि यूरोप जो था वो प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल, मतलब बर्थ ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। यूरोप वॉज द प्लेस एंड द बर्थ ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके कारण क्या हुआ, उस वजह से बहुत सारे जो ट्रीज थे वो चॉप्ड ऑफ हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, क्योंकि उसके लिए चाहिए इंडस्ट्रीज बनाने के लिए जगह। उसके वजह से बहुत, जैसे कि आज या इंडिया में हो रहा है, हर जगह हो रहा है कि हमको सेटलमेंट्स बनाने पड़ रहे हैं, तो हम जो नेचुरल वेजिटेशन उसको खोते जा रहे हैं। तो वैसे ही जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ हुआ, तो वहाँ के जो जितने भी ट्रीज थे उसको काटा गया। तो जो वहाँ का जो ओरिजिन था, ब्रॉड लीव डेसिडियस था फॉरेस्ट, उसको काटा गया। उस वजह से बहुत सरफेस में मॉडिफिकेशन हुए, और एक स्पेशल टाइप ऑफ करेक्टर जो बायोस्फीयर में आया, जिसको हम कहते हैं जो एक नया टाइप का सरफेस आया, तो उसको कहा जाता है एंथ्रोस्फोस्फियर कहा जाता है। और ये जो सरफेस है, जो हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ये रेगुलर मॉडिफाई करते जा रहे हैं अर्थ सरफेस को। तो जब ह्यूमन के द्वारा कोई मॉडिफिकेशन हो रही है, तो उसको आपको एक फेमिलियर वर्ड है उसके लिए, आपको शायद आपको इससे फेमिलियर हो, उसको ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। जैसे लोगों को बच्चों को रहता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, कि हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी हुई है, अगर किसी भी चीज़ का मॉडिफिकेशन अगर ह्यूमंस के द्वारा हो रहा है, तो उसको ह्यूमन ज्योग्राफी कहेंगे। ज्योग्राफी विच स्टडीज़ व्हाट मैन हैज़ क्रिएटेड, एज सिंपल एज दैट, इज ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसे कि इंडस्ट्रीज, सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट, एंड ट्रेड, पॉपुलेशन। तो हम कह सकते हैं ज्योग्राफी इज ह्यूमन प्लस फिजिकल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या आ गया, एंथ्रोपोस्फियर आ गया। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आ गया, फिजिकल ज्योग्राफी लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, बायोस्फियर, ये आ गया। ठीक है। अब हम पढ़ते टूल्स ऑफ ज्योग्राफी। साइंस कॉन्सेप्ट अभी अपन ने पढ़ लिया कि जियोलॉजी साइंस है और ज्योग्राफी सोशल साइंस है। ठीक है। अब टूल्स ऑफ ज्योग्राफी आप आते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अगर ज्योग्राफी करना है तो आपको उसके टूल्स होना बहुत ज़रूरी है पता, क्योंकि यही स्कोर करवाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। आप मेंस लिखेंगे जब, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आपको डायग्राम के तौर पे समझानी होगी, तो उसको कहा जाता है टूल्स ऑफ ज्योग्राफी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कुछ बना रहा हूँ, आप चाहो तो अब ऐसे आपको बनाते नहीं बनेगा उस चीज़ को, बट आप देखिए उसको। ये अफ्रीका है। ये एशिया। ये हमारा प्यारा भारत।
ये ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया टूल्स ऑफ ज्योग्राफी। इसमें एक चीज़ और है। अब जैसे कि इंडिया का मैप बनाना है तो आप पार्ट मैप बना सकते हैं, है ना, पार्ट मैप्स कहते हैं उसको। अगर आपको किसी ने पूछा कि आप लद्दाख रीजन बनाइए, लद्दाख रीजन के बारे में कुछ पूछा, तो आपको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप केवल इतना एरिया बता के ये लद्दाख बता सकते हैं यहाँ पर। इसको पार्ट मैप्स कहते हैं। थोड़ा ओवरलैप होगा मगर आप ये नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया। ये गुजरात रीजन हो गया, गुजरात रीजन हो गया। कुछ डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। ये थोड़े सेट्स हैं। ये है टूल्स ऑफ ज्योग्राफी। ये और वो मिला के टूल्स ऑफ, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये पूरे कॉन्टिनेंट्स हैं। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये एशिया पूरा, यूरोप, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का ये नॉर्थ रीजन, नॉर्थ रीजन है, ये अपना नॉर्थ ईस्ट रीजन है, गुजरात रीजन है। ये टूल्स है। ये आपको बनाना आगे आगे की क्लास में बताऊंगा मैं कि नॉर्थ अमेरिका कैसे बनाया जाता है, साउथ अमेरिका कैसे बनाया जाता है, अफ्रीका आप कैसे बना सकते हो। बिल्कुल आपको विद इन 15 सेकेंड, आपको 12 सेकेंड्स लगेगा उसको बनाने में। आप पूरा मैप बना लोगे। एक पूरे वर्ल्ड का मैप भी बना सकते हो आप 15 सेकेंड्स के अंदर। तो आपको मैं आगे वो सिखाऊंगा बनाना कैसे। ये टूल्स ऑफ ज्योग्राफी हो गया, राइट। टूल्स ऑफ ज्योग्राफी कंप्लीट। तो ये टूल्स ऑफ द ज्योग्राफी अपन ने पढ़ लिया है ना। डिफाइनिंग ज्योग्राफी तो हमने पढ़ ही लिया है, डेफिनेशन पढ़ लिया है, साइंस एंड कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, टूल्स भी पढ़ लिया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं इसमें, स्फीयर्स ऑफ ज्योग्राफी। तो आपको पता ही है कितने स्फीयर्स होते हैं ज्योग्राफी में। हमने कितने पढ़े थे? 1 लिथोस्फीयर, 2 हाइड्रोस्फीयर, 3 एटमॉस्फेयर, 4 बायोस्फीयर एंड 5 एंथ्रोपोस्फीयर। ठीक है, मैं कुछ बना रहा हूँ, अब देखना उसको। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल एंड 4 सर्कल। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, 4 पिलर। ठीक है, 4 पिलर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। 4 पिलर लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, अब बोलोगे 5 पिलर कहाँ है? ये जो 4 पिलर है इसमें रेस्ट कर रहा है हमारा 5वां पिलर, एंथ्रोपोस्फियर। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप कि विच पिलर्स आर मोर इम्पोर्टेंट, ह्यूमन और नेचुरल? कि ये 4 इम्पॉर्टेंट है कि ये ह्यूमन जो ये एंथ्रोपोस्फियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये 4 पिलर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मुझे पता चलेगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है आपने। और थोड़ा इस सेशन को हम थोड़ा स्लोली ही चलेंगे उसको लेके, क्योंकि आपको समझने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है।
बेसिक से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए। तो अब आगे चलते हैं। जैसे कि ये लैंड को देखो, आप देख रहे होगे कि आपने आपके जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ लैंड माइनिंग हो रही होगी, तो ये श्रिंक कर रहा है। ये 4 पिलर्स आर श्रिंकिंग राइट नाउ। हाइड्रोस्फीयर, कितने वाटर क्राइसिस हो रहे हैं, वाटर क्राइसिस हो रहा है, ये भी श्रिंक हो रहा है ना। बायोडाइवर्सिटीज़ को भी उजाड़ा जा रहा है, तो ये भी श्रिंक हो रहा है। और विदाउट गैस तो प्रॉब्लम है ना, गैसेस में भी के बिना ही बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये श्रिंक हो रही है। बट ये स्फीयर है जो ह्यूमन स्फीयर है, एंथ्रोपोस्फियर है, ये इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, इंक्रीज हो रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है हमारे समाज के लिए भी और हमारे बायोडाइवर्सिटीज़ के लिए भी, क्योंकि इसी के कारण हमें बहुत सारे इश्यूज झेलने पड़ रहे हैं, इतने सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि इश्यूज़ कैसे होते हैं, इस वजह से हमको इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यूएनएफसीसी, यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में इसको गठित किया गया था। ये सब चीज़ों को लाना पड़ रहा है, ठीक है, जिसको आप रिजॉल्व कर सकें। पेरिस एग्रीमेंट आया, आईएनडीसी। इसका आईएनडीसी का फुल फॉर्म होता है इंटेंडेड नेशनल डिटरमेंट कंट्रीब्यूशन। देन क्लाइमेट हेल्थ की बात होने लगी, जिसका एक मोस्ट पॉपुलर वर्ड है नेट नेगेटिव। मोदी जी को आपने अक्सर अपनी बातों में कहा, सुना होगा ये कि नेट नेगेटिव मतलब ज़ीरो कार्बन एमिशन, इसके लिए कहा होगा। तो ये जो टॉपिक है स्फीयर्स ऑफ ज्योग्राफी, ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। इसको इकोलॉजिकल क्राइसिस, ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, पेरिस एग्रीमेंट, आईएनडीसी, नेट नेगेटिव, ये आप मेंशन करोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपको आपका आंसर इसमें। अब हम नए टॉपिक में चलते हैं। व्हाट इज़ लिथोस्फीयर, व्हाट इज़ लिथोस्फीयर मेड अप ऑफ। तो पहले हम ये सोचेंगे कि मिनरल्स एंड रॉक, इसके बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स कैसे बनते हैं, कैसा हुआ उसका, और मिनरल्स एंड रॉक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही आता है, वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये आए कहाँ से। दूसरा क्वेश्चन आता है, वेयर डिड सॉइल कम फ्रॉम। अब ये लिथोस्फीयर जो है, इससे पहले भी कुछ चीज़ हुई होगी जिसके कारण ये बाद में लिथोस्फीयर आया, ठीक है। तो इससे पहले क्या हुआ होगा, अर्थ बना होगा शायद 4.56 बिलियन, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे, ये लिथोस्फीयर, अर्थ 4.6 बिलियन ईयर अगो में बना। सन कब का है, सन की क्या अभी लाइफ क्या है, 5 बिलियन। मिल्की वे, इससे पहले क्या हुआ, बिग बैंग। इससे पहले मिनरल्स एंड रॉक्स,
इसके बाद लिथोस्फीयर, और इसके बाद वोल्केनो, अर्थक्वेक। तो उसको हम सीक्वेंस में रखते हैं, जैसे कि A B C D E F G, राइट। तो एक बेसिक डेफिनेशन है इसके मिनरल्स की, आर नेचुरल कंपाउंड विद फिक्स केमिकल एंड फार्मूला, दे आर अराउंड 5000 नोन मिनरल्स and most of them contain silicon and oxygen atoms, but 10 minerals are common and they are known as rock and building minerals. Most common are feldspar and quartz SiO2. Most earth's crust is made up of these two minerals. Minerals are usually exist in rock and crystals. एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स क्या है, 3 टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, आपको मैंने ऐसे बेसिक उसमें डिटेल में बता दिया, आपको मैं बेसिक फॉर्म में बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन क्या है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ उसको आपको भी। ये कौन सा एरिया है, A B A, प्लेन प्लेन, ये थोड़ा पानी भरा है यहाँ पर, डिप्रेशन, कोई लेक हो सकती है, डिप्रेशन, ये लो लैंड एरिया है, ठीक है। ये मीन सी लेवल MSL, मीन सी लेवल। अब आप पूछेंगे मीन सी लेवल क्या होता है, एवरेज होता है हाई टाइड और लो टाइड का जो होता है, उसको मीन सी लेवल कहते हैं, ठीक है, मीन सी लेवल कहते हैं। ABC, ये हो गया प्लेटो, फ्लैट टॉप्ड हाईलैंड, ये हो गया D, माउंटेन पीक। इसको क्या कहेंगे हम, इसको तो कंबाइन को क्या कहेंगे, हाईलैंड। ये हो गया लिथोस्फीयर, लो लैंड। जो लिथोस्फीयर होता है वो सरफेस और नियर सी मीन सी लेवल के नज़दीक होता है, ठीक है। जो लो लैंड का होता है, सॉरी, लो लैंड का जो रहता है वो मीन सी लेवल के नज़दीक होता है, और हाईलैंड तो वैसे ही ऊपर ही है। ये होगी बेसिक डेफिनेशन। उसको मैं देखो, जैसे अब मैं वैसा बता भी सकता था, मगर इजी ऐसा पड़ा आपको कि मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा दिया, राइट। अब जैसे कि हाईलैंड होगा, प्लेटूज, हिल्स एंड माउंटेन्स हो गया। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, वैसे मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली बता देता हूँ। ब्लॉक माउंटेन्स ऐसे होते हैं, ये ब्लॉक माउंटेन्स हो गया। फोल्ड माउंटेन्स कैसे होता है, फोल्ड माउंटेन्स ऐसे होंगे, ये फोल्डिंग टाइप में चलेगी इसमें, ठीक है। रेंजेस कैसी होगी, रेंज
ग्रेट हिमालयन रेंज, ये रेंजेस हो गई। वैलीज कैसी होगी, ये बीच में वैली। गॉर्ज क्या होगा, नैरो वैली विथ स्टीप साइड। गुली क्या होगी, नैरो चैनल दैट कैरीज वाटर। गुलीज आपने देखा होगा ना, ये गुलीज, ये इसको गुलीज कहते हैं, जो वाटर को कैरी करती है। स्क्री क्या होगी, जैसे ये माउंटेन हो गया, ये माउंटेन का लैंड हो गया, ये नीचे सरफेस एरिया हो गया, जो उसके ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स आ गए, उसको स्क्री कहते हैं। एवलांस क्या हो गया, जो अ सडन कोलैप्स ऑफ स्नो डाउन दी ऑफ माउंटेन, सडन कोलैप्स ऑफ स्नो डाउन ऑफ द माउंटेन, तो उसको कहते हैं अपन एवलांस। अचानक से हम देखते हैं ना कि जो हमेशा एवलांस नॉर्थ इंडिया में हमेशा आते हैं, कि और जो ऐसी एरिया, जो पहाड़ जहाँ पर बर्फ़ की चादर जमी हो, हल्का सा अर्थक्वेक आता है या फिर ऐसा कुछ ऐसा ब्लास्ट होता है, या फिर जो हमेशा ब्लास्ट करा जाता है वहाँ पर, तो ऐसा कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती है, उस वजह से अचानक जो बर्फ़ की इकट्ठी एक साथ बर्फ़ नीचे आ जाती है, उसको एवलांस कहा जाता है, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है। अ फ्लैट टॉप माउंटेन फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग विंध्यास, एग्जाम्पल इसका विंध्यास है। फोल्ड माउंटेन्स का है क्या, अ माउंटेन फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ फोल्ड और रिजेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, हिमालयस हो गया। रेंजेस क्या होगी, अ रो और लाइन ऑफ द माउंटेन्स। वैली क्या होगा, एन एरिया ऑफ लो लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशंस की बेसिक डेफिनेशन खत्म हो गई। एरियाज ऑफ स्टडी, डेजर्ट एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो अब क्लाइमेट की हम बात करते हैं, तो आप मुझे ये बता सकते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेन, कितने प्रकार की रेन होती है। कितने प्रकार की रेन होती है, कुछ कहेंगे एक हो सकती है, दो, तीन, मैनी, 10 प्रकार की, क्वेश्चन इनवैलिड। तो रेन होती है 3 प्रकार की। ठीक है, ये हम इसलिए कह सकते हैं 3 प्रकार की रेन होती है कि ज्योग्राफी इज सेमी साइंस, ऑब्जेक्टिव है। अगर माउंटेन की हाइट इतनी है तो इतनी है, फिक्स हाइट है माउंटेन की, है ना, तो उसको हम कहेंगे। इसके लिए कोई ह्यूमैनिटी वाला सब्जेक्ट नहीं है जिसमें बहुत सारे वेज हो, जैसे कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स का कैसा, फॉर एग्जांपल हाउ टू कंट्रोल करप्शन, वन वे, टू वे, थ्री वे, मैनी वेज टू कंट्रोल, मैनी वेज टू कंट्रोल, क्वेश्चन इनवैलिड, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, मैनी वेज। बहुत सारे उसके वेज हो सकते हैं करप्शन कंट्रोल करने के, तो ये सब्जेक्टिव है, इसके कुछ ऐसा डेफिनाइट नहीं है। बट माउंटेन का साइज डेफिनाइट है ना। ये जो है ये सेमी साइंस है, ज्योग्राफी सेमी साइंस। अब जैसे कि हमने कहा कि टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होती है, कितने प्रकार की रेन होती है, जैसे हमने कहा कि 3 प्रकार की रेन होती है। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, कन्वेंशनल रेन। दूसरा कौन सा हो गया, ओरोग्राफिक रेन। तीसरा क्या होगा, फ्रंटल रेन। हम सबके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में, एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ मैं। कन्वेंशनल रेन क्या होती है, ये नॉर्मली इक्वेटर में होती है।
ओरोग्राफिक रेन क्या होती है? ये वेस्टर्न घाट में होती है और ये स्पेशल टाइप की रेन होती है। कन्वेंशनल रेन ऐसी होती है, ठीक है, नॉर्मली पानी बादल से नॉर्मली पानी आएगा, ठीक है। ओरोग्राफिक रेन क्या होती है? ये माउंटेन है, यहाँ बादल है, इसे माउंटेन से टकराया, तो टकराने के बाद सीधे रेन हुई। ये फ्रंटल रेन होती है, स्पेशल टाइप रेन होती है, मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो मेक सक्सेस अ हैबिट, तो आप ये सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए, मतलब आप उसको थरोली देखिए। मैं रेगुलर इसका वीडियो डालता रहूँगा और मैं कोशिश यही करूँगा कि और अच्छे से आपको अच्छा मटेरियल दे सकूँ, मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ और इसको आगे जितना अच्छे से और इसको पॉलिश करके लेके आ पाऊँ, ठीक है। ये मेरी कोशिश भी रहेगी है। तो चलो, आप मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। ये आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। मैं इस सेशन को थोड़ा स्लो ही रखना चाह रहा था और थोड़ा सा धीरे धीरे चलना चाह रहा था, जिससे आपको चीज़ें अभी आदत में आए और आप इससे जितना हो सके उसको आप दिमाग में और अपने हैबिट में ले आए कि अब ज्योग्राफ़ी इतनी भी टफ़ नहीं है। ज्योग्राफ़ी है बड़ा कोर्स, लंबा कोर्स है, मगर इतना टफ भी नहीं है कि आप उसको ना कर पाए, ठीक है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़, बाय।